इस वीडियो का मीडियम या लैंग्वेज इंग्लिश 2.0 रहने वाला है। इंग्लिश 2.0 से मतलब है कि इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम में बनाने का दो मुख्य कारण हैं। पहला कि इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट देख करके इस अध्याय को अच्छे से समझ सके, और दूसरा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फ्यूचर को, भविष्य को देख करके इसे इंग्लिश मीडियम में बनाया जा रहा है ताकि उन्हें कोई आगे दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ताकि उन्हें आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो जो है, चैप्टर्स जो है, वो किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का विज्ञान का अध्याय 2 यानी कि क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? पदार्थ यानी कि मैटर या सब्सटेंस का स्टडी, अध्ययन जो है, हम मुख्यतः इनके दो गुणों के आधार पर करते हैं। पहला हमारा भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुणों यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आपने अध्याय 1 में पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस यानी कि सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस। तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में आपने डिटेल में अध्याय 1 में चीज़ें पढ़ी होंगी, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में आपने अध्याय 1 में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस अध्याय में हम पदार्थ का अध्ययन जो है इनके रासायनिक गुणों यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस और अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण या मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं, पहला हमारा तत्व और दूसरा हमारा यौगिक। इनके बारे में पढ़ेंगे। तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर तत्व को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और यौगिक यानी कि कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, यौगिक क्या होते हैं। और फिर हम अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिक्सचर या मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा विषमांगी यानी कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पदार्थ यानी कि मैटर, जिसे द्रव्य या सब्सटेंस भी कहा जाता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और उसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरती हो या स्पेस ऑक्युपाई करती हो और उसका द्रव्यमान यानी कि मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। मास यानी कि द्रव्यमान को हम केजी में नापते हैं। इसकी छोटी यूनिट जो है वो ग्राम होता है, केजी यानी कि किलोग्राम, और इसकी छोटी यूनिट है ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं, जैसे पेड़ पौधे, पानी, वायु इत्यादि, ये सभी पदार्थ हैं। क्योंकि ये जितने भी चीजें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है वो सभी पदार्थ हैं, क्योंकि उन सभी ने कुछ ना कुछ स्थान घेर रखी है यानी कि स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है। या फिर इसे आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है या आयतन है, और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान या मास है। मास जो है वो हर व्यक्ति, हर चीज का फिक्स होता है, यह कभी बदलता नहीं है। जबकि भार या फिर वेट जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है, जिसके कारण वेट यानी कि भार जो है वो बदलता रहता है, जिसके बारे में हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, अब शुद्ध पदार्थ क्या होता है यानी कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि पदार्थ, जैसे कि आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है यानी कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ या प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। जैसे कि सोना, सोना जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जल यानी कि आपका H2O है, H2O यानी कि जल में केवल H2O और H2O के ही अणु होते हैं। सोना यानी कि इसे Au कहा जाता है, Au से इसे दर्शाया जाता है। इसमें भी केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल या कण होते हैं, इसीलिए ये भी हमारा एक शुद्ध पदार्थ होगा। सेम इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन, ये भी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है।
जबकि आपका सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसे हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं, तो नमक भी एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, तो इसको भी हम जो है शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रण या मिक्सचर। मिश्रण या मिक्सचर को ही अशुद्ध पदार्थ या फिर इम्प्योर सब्सटेंस कहा जाता है या इम्प्योर मैटर कहते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों यानी कि तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। तत्व और यौगिक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा मिश्रण जो है यानी कि अशुद्ध पदार्थ, ये दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से ही मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। जब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर कोई वस्तु, कोई चीज बनेगी तो उसको हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जब दो या दो से अधिक कणों से मिलकर कोई चीज बनेगी तो उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहेंगे या फिर मिक्सर कहेंगे। जैसे कि आपका वायु, वायु जो है, वायु में लगभग 78% जो है आपका नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन एक अलग कणों से मिलकर बना होता है और इसमें जो है 21% के करीब ऑक्सीजन होता है। तो नाइट्रोजन के अलग कण हो गए, आपके ऑक्सीजन के अलग कण हो गए। तो एक नाइट्रोजन के और ये ऑक्सीजन के, ये दोनों अलग अलग कण हैं और ये दोनों मिल करके जो है वायु बनाते हैं और बाकी जो बच गया वो अदर गैसेस होती है। यानी कि वायु जो है वो कई गैसों का मिश्रण होती है। यानी कि वायु में, हवा में, एयर में जो होता है वो एक से अधिक प्रकार के कणों से वो मिलकर बना होता है या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसलिए हमारा वायु जो है वो एक मिश्रण यानी कि मिक्सर है। इसी प्रकार समुद्र का जल, समुद्र के जल में भी कई प्रकार के लवण, खनिज, आपके मिट्टी के कण, मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं उनके अवशेष, जो जलीय जीव मर जाते हैं उनके अवशेष, इन सब का मिश्रण जो है वो हमारा समुद्री जल होता है। जबकि आप चावल और कंकड़, ये भी हमारे मिश्रण के उदाहरण है। चावल एक अलग कण हो गया आपका और कंकड़ भी एक अलग कण है। जब ये दोनों आपस में मिल गए, चावल कंकड़, तो ये हमारे मिश्रण हो गए। जब भी हम दो चीजों को आपस में मिला देते तो वो हमारा सिंपली मिश्रण बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिश्रण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिक्सर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ जो है वो आपस में अच्छे से मिले होंगे उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। यानी कि समांगी मिश्रण में पदार्थ का जो संघटन होता है, संघटन यानी कि कंपोजिशन, वह समान रहता है। कंपोजिशन यानी कि कोई वस्तु, कोई चीज आपस में किस रेशियो में मिली है, कितनी अच्छी तरीके से मिली है, उसको संघटन या फिर समान संघटन कहा जाता है। तो जब दो पदार्थ आपस में अच्छे से मिलते हैं, जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, इतनी अच्छी तरीके से मिली होती है, तो उसको हम समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। जैसे कि नमक का घोल, नमक यानी कि नमक और पानी का घोल, जब आप पानी में नमक को अच्छे से मिला देते हो तो आपको जो है नमक के कण आपको नजर नहीं आएंगे, वो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, जिसके कारण हर जगह से नमक का स्वाद आता है पानी में। तो इसलिए ये हमारा समांगी मिश्रण होगा। इसी प्रकार वायु, वायु में आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अन्य गैसेस जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिले होते हैं, तो वायु भी हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा मिश्र धातु, जैसे कि पीतल, पीतल यानी कि बांस कहा जाता है, इसमें जो है ये लगभग 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर के बना होता है। तो ये भी दो पदार्थों का मिश्रण है और ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिले होते हैं, तो इसलिए ये भी हमारा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि होमोजीनियस मिक्सर का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो वे मिश्रण जिसमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। यानी कि ऐसे मिक्सर जिसमें हमारे मैटर, सब्सटेंस जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिले नहीं होते हैं, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सर कहते हैं। यानी कि इसमें हम पदार्थ के कण को इजीली अलग कर सकते हैं, हमें पदार्थ के कण जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि आपका रेत और पानी, रेत और पानी को आप आपस में मिलाओगे तो रेत जो है पानी में अच्छी तरीके से घुलेगा नहीं। रेत यानी कि सैंड, पानी यानी कि वाटर, ये दोनों जो है आपका आपस में अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं। रेत के कण आपको पानी में दिखाई देंगे, तो ये जो हमारे विषमांगी मिश्रण होंगे। सेम इसी प्रकार सलाद, खीरा, टमाटर, प्याज, इन सब से मिलकर जब आप सलाद बनाते हो तो सलाद में भी सब जो है इनका संगठन समान नहीं होता, ठीक है, सभी चीज मिक्स नहीं होती है आपस में अच्छे से, हमें अलग अलग ये दिखाई देते हैं। हम इन्हें इजीली अलग कर सकते हैं, ये आपस में अच्छे से मिले नहीं होते हैं। इसी प्रकार कंकर और चावल, कंकर और चावल भी आपस में अच्छी तरीके से नहीं मिले होते, हम इसे देख सकते हैं, इजीली अलग कर सकते हैं।
तो ये भी जो है हमारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। यानी कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण में चीजें यानी कि पदार्थ या अवयव जो है वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिले होते हैं, उन्हें अलग करना जो है काफी डिफिकल्ट होता है, इनका संगठन जो है वो समान होता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में हेट्रोजीनियस मिक्सर में कैसे भी मिला होता है, किसी भी रेशियो में कोई पता नहीं रहता, कहीं कम कहीं ज्यादा, हर जगह पदार्थ का संगठन जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपने दो दालों को मिक्स कर दिया आपस में, अलग अलग दाल को, तो ये जो है हमारे जितने भी है दाल को, चावल को, कच्चा दाल चावल जो उनको आपने आपस में मिक्स कर दिया, पत्थर कंकड़ को मिला दिया, तो ये सभी जो है हमारे विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। तो अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया है उसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर जो है आपको वीडियो को रोक करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। मैं सभी स्टूडेंट्स के आंसर को पढ़ूंगा, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को अपना अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको ऐसा नहीं करना कि एक स्टूडेंट ने अपना जवाब कमेंट कर रखा है तो इन्होंने कर ही रखा है, मैं क्यों करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैं हर विद्यार्थी का कमेंट पढ़ूंगा और हर विद्यार्थी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसीलिए आप सभी को जो है प्रश्न के उत्तर नीचे कमेंट करने हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको पदार्थ के बारे में बताना है कि पदार्थ का क्या मतलब होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, आप पदार्थ से एग्जैक्टली क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर, यानी कि सब्सटेंस से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। दूसरा सवाल है आपका, समांगी मिश्रण का क्या अर्थ होता है। समांगी मिश्रण यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर का क्या मीनिंग होता है। पहला कि एक ही प्रकार के कण यानी कि सेम टाइप के पार्टिकल्स। दूसरा ऑप्शन है आपका अवयवों का समान रूप से मिश्रित होना, यानी कि इसके कंपोनेंट्स जो है वो आपस में अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स होते हैं। तीसरा है आपका अवयवों का समान मिश्रण, यानी कि कंपोनेंट्स का जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सर होता है, या फिर अवयवों का मिश्रण यानी कि कंपोनेंट्स का जो है वो मिक्सचर होता है। तो इनमें से आपको सही आंसर जो है नीचे कमेंट करना है। आपको क ख घ कमेंट नहीं करना, आपको पहले तो सवाल डालना है कि सवाल नंबर 1 और इसका जवाब ये, सवाल नंबर 1 आंसर ये, सवाल नंबर 2 और आंसर ये। आंसर क ख ग नहीं डालना, आपको आंसर डालना है। जैसे कि मान लो इसका आंसर जो है वो एक ही प्रकार के कण है, तो आपको एक ही प्रकार के कण इस टाइप से डालने हैं। क ख ग या ऑप्शन आपको कमेंट नहीं करने, और सभी विद्यार्थियों को अपना आंसर कमेंट करना है। तो बताना है आपको दूसरे सवाल का क्या जवाब होगा। तीसरा सवाल है आपका, विषमांगी मिश्रण का डैश होता है, यानी कि इस रिक्त स्थान को आपको भरना है। हेट्रोजीनियस मिक्सर हैज, ये खाली जगह पे क्या आएगा वो आपको नीचे कमेंट करना है, तीसरा नंबर डाल करके और इसका आंसर नीचे लिख करके कमेंट करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है कि समान संगठन नहीं, यानी कि नॉट इक्वल कंपोजिशन, यानी कि इसका कंपोजिशन संगठन जो है वो समान नहीं होता, यानी कि वो आपस में अच्छे से नहीं मिले होते हैं। दूसरा है आपका समान संगठन, यानी कि विषमांगी मिश्रण का समान या इक्वल कंपोजिशन होता है। तो इन दोनों में से क्या सही उत्तर होगा वो आपको नीचे कमेंट करना है। सभी विद्यार्थियों को नीचे आंसर अपना अपना कमेंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयवों के आधार पर मिश्रण के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मिक्सर बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी कि इंग्रेडिएंट्स या अवयवों के आधार पर मिश्रण के प्रकार। तो अवयवों के आधार पर मिश्रण के हमारे मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला विलयन यानी कि सॉल्यूशन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन, और कोलाइडल यानी कि उसे इंग्लिश में भी कोलाइडल ही कहा जाता है। तो एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा विलयन यानी कि सॉल्यूशन। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन यानी कि सॉल्यूशन जो है वो 2 या 2 से अधिक मैटर का एक होमोजीनियस मिक्सर होता है। जैसे कि आपका वायु, जैसे कि वायु के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वायु एक होमोजीनियस मिक्सर है, तो वो हमारा विलयन होगा। नमक और पानी का घोल यानी कि सॉल्ट और वाटर का घोल, ये भी जो है हमारा एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इनके कण जो है आपस में अच्छी तरीके से मिले होते हैं। अब विलयन यानी कि सॉल्यूशन के जो है 2 भाग होते हैं। विलयन के 2 भाग होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला विलायक और दूसरा विलेय। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो विलायक यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि नमक और पानी का घोल। तो नमक और पानी का घोल, आप पानी में नमक घोलते हो, यानी कि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और नमक जो हमारा कम होता है। तो पानी जो है, क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो इसे हम कहते हैं विलायक या फिर सॉल्वेंट। जबकि हमारा नमक जो है इसकी मात्रा कम होती है तो उसको हम कहते हैं विलेय यानी कि सॉल्यूट। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी कि सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी जो है वो कम होती है,
उसे हम विलेय या फिर सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि नमक और पानी में कम क्या है, नमक है, तो नमक को जो है हम सोल्यूट यानी कि विलेय कहेंगे। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपने पानी में नमक को मिलाया तो नमक जो है वो कम है तो उसको विलेय कहेंगे यानी कि सोल्यूट कहेंगे, जबकि पानी ज्यादा है तो उसको हम विलायक या फिर सॉल्वेंट कहेंगे। यहां पर हमारा एक चीज आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण का फैलना जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? जब लाइट्स की बीम जो होती है, किरण जो होती है, वो अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो उसको टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। और ये फैलती किसके कारण है? तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कारण ये फैलती है। जैसे कि जंगल में पानी का कण होता है और वैसे भी डस्ट जो होते हैं उड़ते रहते हैं, तो जिसके कारण जब सुबह होता है तो आप सुबह को देखोगे कि जंगल में या फिर कभी भी देखोगे कि जंगल में जो रोशनी आती रहती है तो ये प्रकाश की किरण जो है कुछ इस प्रकार से फैल जाती है, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये प्रकाश की किरण फैली है। तो ये जो प्रकाश की किरण फैली है इसी को जो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये पदार्थ के कणों के कारण जो है फैलती है। तो विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन यानी कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। तो इसके और उदाहरण के बारे में इसे और अच्छे से डीपली समझ लेते हैं। जैसे कि आपका चीनी और जल यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण है, तो चीनी क्या होगा हमारा? विलेय, क्योंकि इसकी मात्रा कम है यानी कि ये सोल्यूट होगा, जबकि पानी या जल जो है इसकी मात्रा अधिक है तो ये हमारा विलायक होगा। जल हमारा तरल है और चीनी हमारा ठोस है, तो ये तरल में ठोस का जो है उदाहरण हो जाएगा हमारा विलयन। सेम इसी प्रकार आपका आयोडीन और एल्कोहल यानी कि आपका शराब और आयोडीन, एल्कोहल और आयोडीन का आपस में मिलाया जाता है तो इससे भी समांगी मिश्रण बनता है और इसको जो है टिंक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, आयोडीन और एल्कोहल के मिश्रण को टिंक्चर भी कहा जाता है। ये भी आपस में अच्छी तरीके से मिले होते हैं, तो ये भी आपका विलयन का उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारा वातयुक्त पेय। वातयुक्त पेय का मतलब है आपका सोडा, पेप्सी, कोला, ये सब जो आती है ये वातयुक्त पेय होता है। इसमें क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर मिला होता है, तरल में जो है हमारा गैस मिला होता है। और वायु के बारे में तो आपको बता ही दिया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इत्यादि ये सभी गैसें मिल करके जो है वो वायु बनी होती है और ये सभी गैसें जो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से मिली होती हैं। तो अब हम विलयन यानी कि सॉल्यूशन के कुछ गुण देख लेते हैं, यानी कि विलयन या सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सॉल्यूशन का क्या क्या गुण होता है। तो सॉल्यूशन यानी कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, हम पढ़ चुके हैं। विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं। विलयन के कण जो है या विलयन के कणों का आकार जो है वो बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि हम इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि विलयन के कण जो है वो बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण जो है वो प्रकाश की किरण को नहीं फैला पाते हैं। इसलिए विलयन में हमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। हमने पढ़ा कि टिंडल प्रभाव जो है वो पदार्थ के कणों के कारण फैलता है, लेकिन पदार्थ का कण जो है वो विलयन में बहुत छोटा होता है, जिसके कारण जो है प्रकाश का कण फैलता नहीं है। इसीलिए हमें विलयन में टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है छानन विधि के द्वारा यानी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम छान करके पानी से जो है वो नमक को अलग नहीं कर सकते। नमक की मात्रा कम है यानी कि नमक हमारा विलेय या सॉल्यूट है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमने पानी और इसमें नमक का विलयन बनाया तो इसे हम छान करके नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते, यानी कि विलेय को अलग नहीं कर सकते। पांचवा गुण है हमारा विलयन स्थायी होता है। स्थायी यानी कि विलयन स्थिर होता है। जब हम चीनी में नमक को डाल देते हैं, घोल देते हैं, तो चीनी जो है कभी भी ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि हमने चीनी में पानी को घोल दिया तो चीनी या फिर नमक जो है वो आकर के तल में बैठ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर वो आकर के तल में बैठ जाती है, आकर के यदि तल में बैठ जाती है यानी कि वो अस्थायी है, वह स्थिर नहीं है, जिसके कारण आकर के बैठ गई है तल में। लेकिन विलयन के कण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, यानी कि वे तल में आकर के नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें पहले हम कुछ बिंदु दिया गया यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा घुलनशीलता यानी कि सोल्यूबिलिटी। तो विलय की वह मात्रा जो किसी विशेष तापमान पर निश्चित मात्रा के विलायक में घुल सकती है। घुलनशीलता या सोल्यूबिलिटी क्या होती है इसे उदाहरण से समझते हैं। यानी कि मान लो हमने एक गिलास जो है वो पानी ले लिया। अब एक गिलास पानी में हम कुछ चीनी जो है वो मिलाते हैं, तो एक गिलास पानी को हमें कम ज्यादा नहीं करना, पानी को हमें फिक्स ही रखना है। ये नहीं कि
पानी को बढ़ा दिया, फिर थोड़ी देर बाद बढ़ा दिया, तो पानी हमें फिक्स लेना है। मान लो कि हमने 100 मिलीलीटर जो है वो हमने पानी ले लिया और इसमें हम जो है विले को डाले जा रहे हैं। तो हमने एग्जैक्टली कितना विले डाला उसी को जो है घुलनशीलता कहा जाता है, यानी कि विले की मात्रा कितनी है उसी को घुलनशीलता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें अधिकतम मात्रा में घुलनशील पदार्थ एक निश्चित तापमान पर घुला हुआ होता है। इसे भी हम एक उदाहरण के मदद से समझते हैं, संतृप्त। और नेक्स्ट है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, किसी निश्चित तापमान पर अभी और घुलनशील पदार्थ यानी कि विले घोला जा सकता है। और एक हमारा होता है अति संतृप्त विलयन यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो, हमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो नमक डाल रखा है और अभी हम और नमक डाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है असंतृप्त विलयन है, यानी कि इसमें अभी और नमक हम डाल सकते हैं। लेकिन अब मान लो हमने बहुत सारा इसमें नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि अब वो घुलना थोड़ा सा असंभव सा हो रहा है, लेकिन अभी भी घुल सकता है, लेकिन घुलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो उसको हम संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन जब हमने मान लो इसमें अब तापमान दे दिया, जैसा कि तापमान बढ़ाने पर जो है चीजें और भी अच्छी तरीके से घुलने लगती है और ज्यादा घुल जाती है। तो तापमान बढ़ा करके हमने जितनी चीनी घोल सकते थे उससे और भी बहुत ज्यादा चीनी इसमें घोलने लगे, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड या फिर अति संतृप्त विलयन या सोल्यूशन कहेंगे। तो जब तापमान बढ़ा करके बहुत सारा इसमें हम चीनी या नमक घोल देते, यानी कि काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, बहुत गाढ़ा, तो उसको कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड यानी कि अति संतृप्त विलयन। जबकि इसके और कम कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, इसमें अभी और हम इजीली थोड़ा बहुत बिना तापमान के चीनी या फिर जो भी हम इसमें घोल रहे हैं नमक को घोल सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। जबकि इसमें हम अभी बहुत सारा घुलनशील पदार्थ या फिर चीनी नमक जो भी है हम घोल सकते हैं, तो उसको कहा जाता है असंतृप्त विलयन यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें हम बहुत सारा जो चीनी या फिर नमक जो है अभी घोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारा विलय घोल सकते हैं। जबकि संतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा हम घोल चुके हैं, लेकिन एक तापमान देने पर, एक निश्चित तापमान पर अभी और भी जो है हम थोड़ा सा घोल सकते हैं। जबकि अति संतृप्त क्या होता है, इसमें बहुत सारा जो है वो विलय घोला जा चुका है, एक तापमान पर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट बिंदु आता है विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, तो मान लो कि हमने चीनी और पानी का मिश्रण बनाया, तो हमारा पानी में जो है कितना चीनी घुला हुआ है, चीनी की मात्रा कितनी है, उसी को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। और विलयन की सांद्रता निकालने के हमारे पास 3 फॉर्मूले जो है वो आपके इस अध्याय में या कक्षा 9वीं में दिए गए हैं। विलयन की सांद्रता क्या होता है, विलय यानी कि सोल्यूट की कितनी मात्रा घुली हुई है उसको निकालना जो है विलयन की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन कहलाती है। तो विलयन की सांद्रता को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला जो है वो हमारा है मास बटे मास यानी कि द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है हमारा द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत और तीसरा है हमारा आयतन बटा आयतन प्रतिशत। यानी कि द्रव्यमान बटा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब है मास बाय मास परसेंट। इसमें हम ऊपर में विलय पदार्थ का द्रव्यमान लेते हैं, विलय यानी कि नमक या चीनी का द्रव्यमान लेंगे, और इसके बटे में जो है वो विलयन यानी कि हमारा टोटल सोल्यूशन जो है, यानी कि चीनी का भी और पानी का भी। तो विलय के रूप में हम चीनी कितनी मिली है वो चीनी लेंगे, और विलयन के रूप में चीनी और पानी दोनों का मात्रा कितना है, दोनों का द्रव्यमान कितना है वो लेंगे और इसे 100 से गुना कर देंगे। यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे में पूरा विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। दूसरा फॉर्मूला है हमारा द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि द्रव्यमान है तो हम विलय पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे, यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण है तो हम चीनी का द्रव्यमान लेंगे, और इसके बटे में जो है विलयन का यहाँ पर आयतन लेंगे, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो हम विलय का द्रव्यमान लेंगे और पूरे विलयन का जो है वो आयतन यानी कि वॉल्यूम लेंगे और इसे 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि विलयन की सांद्रता निकल जाएगी। तीसरा फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया था, आयतन बटे विलयन का आयतन प्रतिशत यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम विलय पदार्थ का आयतन लेंगे, यानी कि चीनी और पानी का कोई विलयन बनाए तो हम इसमें
चीनी की कितनी मात्रा है, चीनी का आयतन कितना है वो आयतन लेंगे, और बटे में पूरा विलयन का यानी कि चीनी और पानी दोनों का आयतन कितना है वो लेंगे और इसे 100 से गुना कर देंगे। तो हमने यहाँ पर विलयन के सांद्रता निकालने के टोटल 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला जो था हमारा मास बाय मास परसेंट था, जिसमें हमने ऊपर में विलय यानी कि सोल्यूट का मास लिया और बटे में जो है सोल्यूशन और उसे 100 से गुना कर दिया। दूसरा था हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें हमने ऊपर में विलय का जो है वो द्रव्यमान लिया और नीचे में जो है हम विलयन का यानी कि पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया और उसे 100 से गुना कर दिया। और तीसरा है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें हमने विलय का वॉल्यूम लिया यानी कि सोल्यूट का वॉल्यूम लिया और बटे में पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया और इसे 100 से गुना कर दिया। इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे कि आपके बुक में एक उदाहरण दिया गया है कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक यानी कि जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। यानी कि इसमें सॉल्वेंट यानी कि जल जो है वो 320 ग्राम दिया गया है और साधारण नमक यानी कि विलय या सोल्यूट जो है वो 40 ग्राम दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम मास बाय मास यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत से निकालेंगे, क्योंकि इस सवाल में हमें द्रव्यमान दिया गया है। तो यहां पर जैसा कि हमने पढ़ा कि विलयन यानी कि सोल्यूशन जो है हमारा वो विलय और विलायक की मदद से बना होता है। विलय यानी कि विलयन सोल्यूशन जो है हमारा विलय और विलायक की मदद से बना होता है। तो यहां पर हमें विलायक यानी कि जल कितना दिया गया है 320 ग्राम और विलय यानी कि नमक कितना दिया गया है 40 ग्राम। तो हमारा विलयन कितना हो जाएगा 40 प्लस में 320 ग्राम, है ना। विलयन और विलायक दोनों को जोड़ देंगे जब भी तो हमारा विलयन का द्रव्यमान आएगा, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देंगे जब भी तो हमारा सोल्यूशन का मास आएगा। तो दोनों को मास जोड़ोगे तो आपका विलयन का कितना आ जाएगा 320 और 40 आपका 360 ग्राम हो जाएगा। यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 360 ग्राम। तो हमारा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या था, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। विलायक नहीं विलयन का द्रव्यमान, हमें पूरे विलयन का द्रव्यमान चाहिए था, इसीलिए यहां पर हमने विलय और विलायक को जोड़ करके और विलयन का हमने द्रव्यमान निकाला, क्योंकि विलयन जो है विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो यहां पर हमारा विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया था 40 ग्राम, यानी कि साधारण नमक या विलय का जो द्रव्यमान है वो 40 ग्राम है और बटे में हमारा पूरा विलयन का द्रव्यमान कितना आया 360 ग्राम और इससे गुना कर देना है 100 से। अब ये आपका सिंपली भाग आपको देना है और आपको अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप इजीली 40 को 100 से गुना करके 360 से भाग दे सकते हो, बट आप इसे यूं इस प्रकार से भी काट सकते हो कि 1 जीरो से ये 1 जीरो गया और 4 एक काम 4, 4 9 में 36। अब 9 में 100 का भाग देना है। आप 9 में 100 का भाग जो है इजीली कुछ इस प्रकार से दे सकते हो, जैसे कि आप सिंपल भाग देते हो। तो 9 एक काम 9, 9 के पहाड़ से एक बार में जाएगा, आपका शेष बच जाएगा 1, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10 हो गया, फिर 9 के पहाड़े में 10 नहीं आता तो 10 से कम क्या 9 आता है एक ही बार में, यानी कि 9 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे दशमलव लोगे तो इसके बदले यहाँ पे दोबारा आप जो है एक 0 ले सकते हो और सेम इसी प्रकार जो है ये चलता रहेगा, यानी कि आपका उत्तर जो है वो 11.1 जो है हो जाएगा। और यहाँ पे आपको प्रतिशत लिखना है। सिंपल जैसे आप भाग देते हो ऐसे आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर जो है आपका 11.1% यानी कि परसेंटेज हो जाएगा। ये 11.11 आगे चलता ही रहेगा, तो आप इसे 1 के ऊपर बार भी लगा सकते हो या फिर इसे सिंपली आप 11.1 या 11.2 भी लिख सकते हो। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाए 11.1%। एक बार और आपको मैं ये रिकैप करवा देता हूं। यहां पर हमें विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया था और विलय यानी कि नमक का द्रव्यमान दिया गया था। तो हमें विलयन की सांद्रता निकालने के लिए 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले में हमें विलयन और विलय की जरूरत होती है। तो यहाँ पर विलायक दे रखा था और विलय दे रखा था, तो विलय और विलायक से ही विलयन बनता है। तो हमने दोनों को जोड़ करके और अपना विलयन का द्रव्यमान निकाल लिया और हमारा विलय का द्रव्यमान ऑलरेडी दिया गया था। हमने फॉर्मूले में विलय डाला, बटे में विलयन डाला, विलयन का द्रव्यमान डाला और 100 से गुना करके जैसे हमने भाग गुना भाग करते ऐसे सिंपली गुना और भाग करके अपना आंसर निकाल लिया। यदि आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो को पीछे कीजिए और पुनः वीडियो को देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अवयवों के आधार पर यानी कि इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हमारा विलयन का दूसरा प्रकार है निलंबन यानी कि सस्पेंशन। वह पदार्थ
जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखे जा सकते हैं निलंबन कहलाते हैं। निलंबन क्या होता है? जब भी हम दो मिश्रण बनाते हैं जिसमें हमारा विलायक के अंदर जो है वो विलेय घुलता नहीं आपस में अच्छे से, तो उसी को जो है निलंबन कहा जाता है। इसमें जो विलेय के कण होते हैं वो विलायक में घुलते नहीं है, विलेय के कण जो है इसमें घुलते नहीं है, वो हमें इजीली अपनी आंखों से दिखाई देता है, तो उसको हम निलंबन कहते हैं। यानी कि निलंबन में विलेय जो है वो अच्छे से घुलते नहीं है, उसके कण जो है हमें नंगी आंखों से इजीली दिखाई पड़ते हैं, तो उसको हम निलंबन कहते हैं। जिसमें विलयन और विलायक जो आपस में अच्छी तरीके से घुले नहीं होते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, उन्हीं को निलंबन कहा जाता है, यानी कि सस्पेंशन कहा जाता है। सस्पेंशन में जो है वो पदार्थ के कण आपस में मिलते नहीं है, उनके कणों को हम इजीली देख सकते हैं। अब सस्पेंशन यानी कि निलंबन के गुणधर्म देख लेते हैं। तो निलंबन हमारा एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन हमारा क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कि इसके कण आपस में अच्छी तरीके से मिले नहीं होते हैं, इसके कण हमें आंखों से इजीली दिखाई पड़ते हैं। निलंबन के कणों का आकार बड़ा होता है। साधारण सी बात है, हमारा निलंबन के कणों का आकार जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम इसे इजीली आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पर निलंबन का आप एक उदाहरण ले सकते हो, रेत यानी कि सैंड और पानी का मिश्रण। ठीक है, सैंड और पानी का मिश्रण जो है ये आपका एक प्रकार से निलंबन या फिर विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि पानी में आपको रेत को मिलाओगे, क्योंकि पानी में आप रेत को मिलाओगे तो रेत के कण जो है आपको इजीली नंगी आंखों से दिखाई दे जाएंगे, यानी कि ये हमारे विषमांगी मिश्रण है। रेत के कण जो है वो काफी बड़े होते हैं, या सस्पेंशन के कणों का आकार जो है वो काफी बड़ा होता है, इसे इजीली आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि निलंबन या सस्पेंशन के कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए वो टिंडल प्रभाव को जो है वो दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव निलंबन के अंदर दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि निलंबन के कणों का आकार जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। बड़ा होने के कारण वो प्रकाश की किरण को जो है वो फैला देते हैं, और प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है, यानी कि हमारे सस्पेंशन में टिंडल प्रभाव जो है वो दिखाई देते हैं। निलंबन को छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। निलंबन यानी कि सस्पेंशन जो है इसको फिल्टरेशन मेथड द्वारा जो है इजीली हम अलग कर सकते हैं, यानी कि निलंबन के कणों को हम इजीली पृथक जो है अलग जो है वो कर सकते हैं छानन विधि के द्वारा। इसे छान करके फिल्टर करके इजीली अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निलंबन अस्थायी होता है, यानी कि आपने मान लो कि निलंबन बनाया, यानी कि रेत और पानी का जो है वो मिश्रण बनाया, जो कि आपका एक विषमांगी मिश्रण यानी कि निलंबन होगा। तो निलंबन में जब आप रेत को घोल दोगे तो कुछ समय बाद जो है वो रेत के कण अपने आप नीचे तल में बैठ जाएंगे। तो इसी के कारण, क्योंकि रेत का कण नीचे तल में आकर के बैठ गया, तो ये स्थायी नहीं अस्थायी है। स्थायी नहीं, वो अस्थायी है जिसके कारण वो नीचे में आकर के बैठ गया। ये स्थायी नहीं अस्थायी है जिसके कारण नीचे में आकर के ये तल में बैठ गए। अगर स्थायी होता तो मिला होता, नीचे तल में आकर के नहीं बैठता, क्योंकि ये अस्थायी है जिसके कारण वो नीचे आकर के तल में बैठ गया। और जब इसके कण नीचे तल में बैठ जाएंगे तो वो टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब इसमें कण रहा ही नहीं, तो टिंडल प्रभाव यानी कि प्रकाश की किरण को कौन फैलाएगा? कण रहा ही नहीं, वो तो तल में आकर के बैठ गया। तो इसलिए जो है जब इसका कण जो है निलंबन के कण तल में आकर के बैठ जाते हैं तो हमारे टिंडल प्रभाव दिखना भी बंद हो जाता है। अवयवों यानी कि इंग्रेडिएंट्स के आधार पर हमारा विलयन का तीसरा प्रकार है कोलाइडल। अवयवों यानी कि इंग्रेडिएंट्स के बेस पर हमारा मिश्रण यानी कि मिक्सचर का तीसरा प्रकार है कोलाइडल। कोलाइडल को इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोलाइडल कहा जाता है। कोलाइडल को कोलाइड या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है, या कोलाइडल मिश्रण भी कहा जाता है। तो निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। तो कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल के कण जो है वो निलंबन के कणों के मुकाबले जो है वो छोटे होते हैं, जिसके कारण हम उसे आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, लेकिन ये असली में जो है वो समांगी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम आंखों से नहीं देख पाते तो हमें ऐसा लगता है कि इसके कण आपस में बहुत अच्छी तरीके से घुले हुए हैं, ये समांगी मिश्रण है। लेकिन वास्तव में जो रियलिटी में जो है ये एक विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है। तो कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है, समांगी लगता है लेकिन विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार जो है वो निलंबन से छोटा होता है। सेम विलयन यानी कि सोल्यूशन की तरह इसके भी दो पार्ट है। पहला है हमारा परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि डिस्पर्सेड फेस, और परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्जिंग मीडियम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था को जो है वो आप
विलेय की तरह समझ सकते हो कि परिक्षिप्त प्रवस्था मतलब विलेय होता है, यानी कि जो कम क्वांटिटी में होता है, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब विलायक जैसा कुछ होता है। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है? वह पदार्थ होता है जो कोलाइडल मिश्रण में बहुत छोटे छोटे कण के रूप में निलंबित रहती है, यानी कि जो छोटे छोटे कण कोलाइडल में मिले होते हैं उसको हम परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। जबकि परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है? यह वह मीडियम होता है, वह माध्यम होता है, यह वह मीडियम होता है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था के कण निलंबित रहते हैं। यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कण जिसमें मिला होता है उसी को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। यहां पर कोलाइडल विलयन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम और यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्था दिया गया है, और इन दोनों के मिलाने से इसका प्रकार यानी कि किस टाइप का सोल्यूशन कोलाइडल का प्रकार क्या होता है ये बनता है, और इन दोनों को मिलने पर प्रकार इसका टाइप किस टाइप का बनता है, और फिर आपका ये उदाहरण जो है वो क्या बनता है, एग्जैक्टली ये उदाहरण दिया गया है। तो ये सारे जो है आपके कोलाइडल के उदाहरण है। अब किस चीज में क्या मिक्स होता है, तो क्या बनता है, किस टाइप का कोलाइडल बनता है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आसानी के लिए आपका पहले 3 ठोस ले रखा है, फिर 3 द्रव ले रखा है, फिर 2 गैस दे रखा है, और ठोस द्रव गैस जो है वो ले रखे हैं। तो जब हम ठोस में ठोस को मिलाते हैं तो हमारा ठोस सोल बनता है, जैसे कि आपका रंगीन रत्न पत्थर और दूधिया कांच, ये सब जो है ठोस में ठोस का कोलाइडल है। फिर हम जब ठोस में द्रव को मिला देते हैं तो हमारा जेल बनता है। जेल यानी कि आपका जेली, पनीर, मक्खन, ये सब जो है ठोस में द्रव का कोलाइडल मिक्सर है, जिसका प्रकार जो है हमारा जेल है। नेक्स्ट, जब हम ठोस में गैस को मिला देते हैं तो हमारा फोम बनता है। फोम जिसमें आपका फोम आता है, रबड़ आता है, स्पंज आता है, म्यूमिश आता है। स्पंज यानी कि स्पॉन्ज जो है वो ठोस में गैस का उदाहरण होता है, यानी कि कोलाइडल मिश्रण जो है वो होता है। फिर जब हम द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो सोल बनता है, यानी कि मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़, ये जो है हमारा द्रव में ठोस का जो है ये कोलाइडल मिश्रण है। फिर जब द्रव में द्रव को मिलाते हो तो हमारा इमल्सन बनता है, जैसे कि दूध और फेस क्रीम इसके उदाहरण है। फिर जब द्रव में हम गैस को मिला देते हैं तो फोम बनता है, जो कि आपका शेविंग क्रीम है। फिर गैस में जब ठोस को मिला देते हैं, अब हम गैस में ठोस को मिला देते हैं, यानी कि गैस की मात्रा ज्यादा है और ठोस कम है, तो हमारा एरोसोल बनता है, जैसे कि धुआं, स्वचालित वाहन का निथार जो है वो हमारा एरोसोल का उदाहरण है। यानी कि जब हम गैस में ठोस मिलाते हैं तो हमारा एरोसोल बनता है, जो कि धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी कि जो पोल्यूशन है वो हमारा है। फिर जब हम गैस में द्रव को मिला देते हैं, अब गैस में हम ठोस नहीं, गैस में द्रव यानी कि तरल को मिला रहे हैं, फिर भी हमारा एरोसोल ही बनता है, और इसका उदाहरण हमारा कोहरा है। कोहरा जो है वो गैस में द्रव का उदाहरण होता है। बादल, ये भी हमारा गैस के अंदर जो है द्रव का उदाहरण होता है, और कुहासा ये भी हमारा गैस के अंदर द्रव का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर इन सभी का मतलब जो है, ठोस का मतलब सॉलिड है, द्रव का मतलब लिक्विड है, और गैस का मतलब गैसी होता है। और यहाँ पर जो भी जेल, फोम ये वगैरह दे रखी है, इन सबको इंग्लिश में भी वही चीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कोलाइडल जो है वो कंप्लीट होता है। विलयन के हमने तीनों प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। आई होप अभी तक जो भी समझाया गया वह सभी चीजें आप समझ गए होंगे। यदि आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, पुनः वीडियो को देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर के साथ जो है वो आपका आंसर कमेंट करना है। आपको क ख ग घ या ABCD कमेंट नहीं करना, आपको प्रश्न नंबर और उसका उत्तर जो है नीचे कमेंट करना है। तो निम्न में से विषमांगी मिश्रण है, इनमें से विषमांगी मिश्रण क्या है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? पहला है हमारा विलयन यानी कि सोल्यूशन, दूसरा है निलंबन यानी कि सस्पेंशन, तीसरा है कोलाइडल यानी कि कोलाइडल, और चौथा है हमारा निलंबन और कोलाइडल दोनों यानी कि सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों। तो इसमें से हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण कौन से हैं, आपको सही आंसर जो है नीचे कमेंट करना है। 5वां सवाल है आपका एरोसोल यानी कि धुआं, कोहरा, बादल इत्यादि जो है हमारा गैस में द्रव का जो है मिक्सचर होता है। तो ये उपयुक्त में से किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। पहला है हमारा विलयन यानी कि सोल्यूशन, निलंबन यानी कि सस्पेंशन, कोलाइडल यानी कि कोलाइडल, निलंबन और कोलाइडल दोनों। तो आपको बताना है कि एरोसोल जो है, एरोसोल को इंग्लिश में एरोसोल ही कहा जाता है, तो वह किसका उदाहरण है। आपको अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट करके बताना है। वीडियो को रोक करके नीचे कमेंट कर सकते हो यदि आपको समय की कमी पड़ रही है तो।
अब छठा सवाल जो है वो सॉल्व करने वाला है, तो आपको इस सवाल को अपने कॉपी पेन पे हल करना है, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम्पल जो है आपको करवा दिए गए हैं, इजीली आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका छठा सवाल है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl होता है, और NaCl का मतलब क्या होता है आपका नमक, ठीक है, नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता का प्राप्त करें। यहाँ पर जो टेम्परेचर का कोई लेना देना है नहीं, बस टेम्परेचर को यूं ही दे दिया गया। इस सवाल में टेम्परेचर यानी कि तापमान का यूज नहीं होगा। तो आपको विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। यह आपका एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो आपको विलयन की कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता जो है वो ज्ञात करनी है। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगा करके आप पूरे सॉल्यूशन को भी नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपना इजीली इंडिविजुअल आंसर नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आपका पहला ऑप्शन है कि 26.4% उत्तर होगा, या 36% होगा, या फिर 11.1% होगा, या 3.7% होगा। आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करना है। इन सभी सवाल के जवाब और आपके नोट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ऐसे गुण जिसका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, यानी कि ऐसे गुण जिसका हम इजीली उन्हें देख सकते हैं और इनके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि रंग यानी कि कलर, कठोरता यानी कि हार्डनेस, दृढ़ता, बहाव, घनत्व यानी कि डेंसिटी, द्रव्यमान यानी कि गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट, क्वांथनांक, इन सभी के बारे में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हो। यदि आप अध्याय 1 नहीं पढ़े हो, आप चाहते हो कि मैं अध्याय 1 पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अन्य आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। और वीडियो आपको आई होप पसंद में आ रही होंगी चीजें, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो इत्यादि ये सभी गुण जो है ये हमारे भौतिक गुण है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अध्याय 1 जो था वो केवल अध्याय 1 जो था वो पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में था, यानी कि हमने अध्याय 1 में पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ा था, और इस अध्याय में हम रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो भौतिक गुण है, गलनांक, क्वांथनांक, ये सब क्या होती है वो सभी आपको अध्याय 1 में पढ़ाया जा चुका है या फिर आप पढ़ चुके होंगे। तो हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। तो हमारा फिजिकल परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की बाहरी स्थिति या रूप में बदलाव आता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। हमारा फिजिकल परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज क्या होता है? तो फिजिकल चेंज में पदार्थ जो है वो बाहरी रूप से बदल जाता है, लेकिन उसका आंतरिक रासायनिक संरचना, रासायनिक स्ट्रक्चर या नेचर जो है, केमिकल नेचर, वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे कि आप किसी चीज को तोड़ देते हो, लकड़ी का तोड़ना, लकड़ी का काटना, कील को मोड़ना, कील में लकड़ी को ठोकना, ये सब चीजें जो है इसमें हमारे पदार्थ का बाहरी रूप से जो चीजें है वो चेंज होती है, लेकिन उसका अंदर में जो संरचना है, लकड़ी कुछ और नहीं बन जाता है ना। लकड़ी तो लकड़ी रहता है, भले आप इसमें कील ठोक दो, भले उसको काट दो, भले उसको थपूच के कुछ थूड़ के बना दो, कुछ भी कर दो, लकड़ी लकड़ी ही रहेगा। यानी कि इसके बस बाहरी रूप से इसमें परिवर्तन आया है, आंतरिक रूप से वो बदला नहीं है, लकड़ी किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये जो हमारे इस प्रकार के जो परिवर्तन है उनको हम भौतिक या फिर फिजिकल चेंजेस कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की मूल विशेषताएं जैसे रासायनिक गुण नहीं बदलते। भौतिक परिवर्तन में हमारा रासायनिक गुण नहीं बदलता, यानी कि जो पदार्थ लकड़ी का गुण है वो लकड़ी का गुण ही रहेगा, कील का गुण जो है वो कील का गुण ही रहेगा। लकड़ी को भले ही आप काट पीट करके छोटे छोटे बारूदा बना लो, फिर भी वो लकड़ी का जो गुण था वो उस कण में भी मौजूद होंगे। उदाहरण के लिए बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ है, बर्फ को आपने पानी बना लिया, तो ये जो है हमारा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्योंकि अब बर्फ जो था, बर्फ भी तो पानी ही था, बर्फ को बस जमा दिया गया था, लेकिन बर्फ में तो हमारा पानी ही मौजूद थे ना, H2O के ही अणु मौजूद थे ना। बर्फ का पिघलना यानी कि बर्फ पिघल के जो पानी बन गया, तो वो हमारा एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना नहीं बनी, H2O जो है वो H2O ही है। जबकि हम दोबारा इसे जल को
ठंडा करेंगे तो बर्फ में बन जाएगा, जिसके बारे में हम अगले पेज पे पढ़ेंगे और डिफरेंस अंतर के माध्यम से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को और अच्छे से अगले पेज पे समझेंगे। तो पानी का उबालना, यानी कि पहले हमने बर्फ को पानी में पिघला दिया और फिर पानी को हमने उबाल दिया तो वो वाष्प बन गई, तो ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम वाष्प को पुनः दोबारा पानी बना सकते हैं। नमक का पानी में घोलना, नमक का पानी में घोलना, इससे भी हमारा कोई रासायनिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि NaCl को जब हम H2O में जोड़ देते हैं तो इसके रासायनिक परिवर्तन जो है वो बदलता नहीं है। NaCl और H2O के गुण जो है उसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए ये हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। वह प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ यानी कि रिएक्टेंट्स नई रासायनिक संरचना वाले पदार्थ यानी कि उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ जो है वो आपस में रिएक्ट करके एक नया पदार्थ जो है एक नए पदार्थ में बन जाता है, यानी कि इससे हमें कुछ नया मिलता है, नया चीज फॉर्म होता है। इस परिवर्तन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना बदल जाती है। भौतिक परिवर्तन में क्या था, हमारा रासायनिक संरचना जो नहीं बदला था, न ही रासायनिक गुण बदला था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हमारा रासायनिक गुण जो होता है, जो पदार्थ का इनिशियल शुरुआती गुण था वो बदल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ यानी कि एक नया मैटर जो है वो बनता है, जिसकी भौतिक और रासायनिक गुण यानी कि भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों मूल पदार्थ से अलग होती है। जो हमारा शुरुआती में पदार्थ था, ठीक है, और फाइनल हमारा पदार्थ बना, तो रासायनिक परिवर्तन में जो वो दोनों पदार्थ थे या फिर एक ही पदार्थ था, उससे नया पदार्थ बना, तो नया वाला पदार्थ जो है वो पुराने पदार्थ का गुण रखता था, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब क्रिया करके हमने नया पदार्थ बनाया तो हमारा नया पदार्थ जो बना वो पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हमारा लकड़ी का जलाना, जब हम लकड़ी को जला देते तो उसे राख बन जाता है। अब राख और लकड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसकी रासायनिक संरचना बदल गई। लौह का जंग लगना, लोहा मजबूत होता है, लोहा एक धातु है, लोहा में जब जंग लग जाता है तो सड़ जाता है, उसको इजीली तोड़ सकते हैं, वो अपनी पूरी गुण को रासायनिक गुण को खो देता है, तो ये लोहे में जंग लगना हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। सेम इसी प्रकार दूध का खट्टा होना, जब दूध खट्टा हो जाता है तो हमारा खराब हो जाता है, यानी कि उसकी रासायनिक संरचना पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, दूध का स्वाद जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। सेम इसी प्रकार फलों का सड़ना, फल जब फ्रेश होता है, ताजे होते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, मीठा होता है, उसके अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन जब फल सड़ जाता है तो उसे स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, उसकी रासायनिक संरचना बदल जाती है, उसको हम दोबारा खा नहीं सकते। तो ये जो है हमारा फल का सड़ना, ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस होगा। अब चलिए हम अगले पेज पे भौतिक और रासायनिक पेज में डिफरेंस के माध्यम से इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। तो यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का क्या मतलब होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सेबल, यानी कि अगर कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है और इससे हमारा पदार्थ का स्थिति चेंज हो गया है तो उस पदार्थ को हम दोबारा रिवर्स करके जो हमारा पहला पदार्थ था वो पदार्थ बना सकते हैं। इसको बर्फ के उदाहरण से समझते हैं। बर्फ को हमने पिघला करके पानी बना दिया, ठीक है, और पानी को जब हम दोबारा ठंडा करेंगे तो दोबारा बर्फ में बन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सेबल, यानी कि रिवर्सेबल है, हम बर्फ को पानी बना सकते हैं और पानी को बर्फ बना सकते हैं। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में हमारा यह अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सेबल होता है, यानी कि इस प्रक्रिया को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और रिवर्स करना होता भी है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ऊर्जा चाहिए होता है। यह रासायनिक परिवर्तन फिजिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको हम दोबारा जब हमारा कोई नया पदार्थ बन गया है तो उसको हम दोबारा पुराने वाले पदार्थ की स्थिति में नहीं ला सकते। जैसे कि लकड़ी का जलना, जब हमारा लकड़ी जल गया तो लकड़ी जलने के बाद हमारा राख बन गया, तो आप राख को दोबारा जो है किसी भी प्रकार से आप लकड़ी नहीं बना सकते, यानी कि ये रिवर्सेबल नहीं है, इरिवर्सेबल है, यानी कि ये उत्क्रमणीय नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। जब भी भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस होता है तो इससे हमारा नया पदार्थ नहीं बनता, वही पदार्थ रहता है, उस पदार्थ का गुण जो है वो समान रहता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में हमारा एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है, नया पदार्थ। जब हमने लकड़ी को जलाया तो हमारा राख बना यानी कि ऐश बना, ये जो है हमारा एक नया पदार्थ है। राख का गुण जो है, प्रॉपर्टी जो है, रासायनिक गुण जो है वो नई होगी, अलग होगी लकड़ी के मुकाबले। नेक्स्ट है हमारा बहुत
कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा रिलीज या निकाली जाती है। जब भी हमारा कहीं पर भौतिक परिवर्तन होगा तो या तो बहुत कम मात्रा में ऊष्मा ले रही होगी या प्रकाश ले रही होगी, या फिर बहुत कम मात्रा में हमें ऊष्मा या प्रकाश दे रही होगी। जैसे कि बर्फ को आप पिघलाओगे तो इजीली पिघल करके जो है हमारा पानी बन जाता है, तो ये कम ऊर्जा में ही हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बहुत अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा जो है वो निकलती है। जैसे कि हम जब लकड़ी को जलाते हैं तो हमें इसे जलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर तापमान देना पड़ता है। तो आई होप आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से समझ गए होंगे। जो भी हमारा परिवर्तन उत्क्रमणीय होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, कम ऊष्मा या कम ऊर्जा में जो है वो चीजें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। टूटना, कटना, फटना, ये सभी चीजें जो हमारा भौतिक परिवर्तन होंगे। लेकिन ऐसे परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश देता है, किसी चीज का जलना, सड़ना, गलना, ये सब जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन के यानी कि फिजिकल चेंजेस के उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अब कैसे इसे समझते हैं। जब भी हमारा मोमबत्ती होता है तो मोमबत्ती हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है। मोमबत्ती जो है हमारा मोम और इसकी बत्ती जो होती है वो धागे से मिलकर बनी होती है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो मोम पिघल जाती है। तो ये मोम का पिघलना जो है वो हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब मोम आप पिघल जाएगा तो उस मोम को अगर आप किसी मोमबत्ती के शेप के चीज में दोबारा स्टोर कर लोगे तो दोबारा मोमबत्ती का शेप ले लेगा। तो मोमबत्ती में मोम का जलना जो है वो हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होता है। जबकि जब हमारा ये मोमबत्ती का धागा जल जाता है तो वो राख में बदल जाता है, इससे बहुत ज्यादा ऊष्मा भी हमें थोड़ी ज्यादा मिलती है। तो इसके कारण मोमबत्ती का धागा जो है जब दोबारा राख बन जाएगा तो उसे दोबारा हम धागा नहीं बना सकते। तो मोमबत्ती के धागे का जलना जो है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना हमारा भौतिक परिवर्तन है। यदि आप नहीं समझ पाए हो, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप दोबारा वीडियो को पीछे कीजिए, देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आई होप आप सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट कर रहे होंगे। यहाँ पर फिर से आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आंसर जो है आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपका 7वां प्रश्न है, आपको प्रश्न जो है प्रश्न का आंसर जो आपको प्रश्न नंबर के साथ आपको अपना आंसर नीचे कमेंट करना है। तो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से है, यानी कि आपको बताना है कि फिजिकल चेंजेस कौन सा है। पहला हमारा लौह धातु का पिघलना, लौह में जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगना, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट हमारा लौह छड़ को मोड़ना, यानी कि लोहे की छड़ जो है उसको मोड़ना। फिर हमारा लौह धातु का ताड़ खींचना, यानी कि लोहे की धातु को खींच करके तार बना दिया, जिसको तन्यता कहते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि लौह धातु से खींच करके इसे तार बनाना। तो यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है। आपको अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट करना है कि इनमें से कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन है। 8वां सवाल है आपका, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड जल्द ही करवा दिए जाएंगे। आपका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से है, यानी कि आपको केमिकल चेंजेस बताने हैं कि इन चारों में से कौन कौन से जो हमारे केमिकल चेंजेस है। पहला है आपका लकड़ी का क्षारण, पहला है आपका लकड़ी का क्षरण, दूसरा है आपका लकड़ी का दहन, यानी कि लकड़ी का जलना, तीसरा है आपका लकड़ी का चीरन, यानी कि लकड़ी को चीरना, फाड़ना, चौथा है आपका लकड़ी के टुकड़ों में कील ठोकना, यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा है उसमें कील ठोकना। तो आपको बताना है इसमें से जो हमारा रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आपको 3 परिवर्तन दिए गए हैं, आपको इन तीनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करना है। हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना, यानी कि हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाना, एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाना। दूसरा है हवा में सल्फर का जलना, तीसरा है जल का विद्युत अपघटन। आपको बताने कि इनमें से कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन है। आप सभी को जो है अपना आंसर, सही आंसर नीचे कमेंट करना है। इस अध्याय का हमारा अंतिम टॉपिक है तत्व एवं यौगिक, यानी कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और हमारा यौगिक जो होता है उसमें भी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, वो भी एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे दोनों शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व और यौगिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, फिर यौगिक और मिश्रण में देखेंगे क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है। तो तत्व यानी कि एलिमेंट, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व यानी कि एलिमेंट जो है
वो पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसको हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, केमिकल रिएक्शन द्वारा उसे और हम सरल पदार्थों में या सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकती है। वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। वो तोड़ोगे तो अलग अलग हो जाएंगी। धातु का छड़ है, उसको जलाओगे, वो करोगे तो अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन पहला वाला एलिमेंट भी धातु ही रहेगा, दूसरा वाला भी हमारा धातु यानी कि लोहा ही रहेगा। इसे किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो सरल पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। तत्व हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तत्व हमारा 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल और उपधातु यानी कि मेटलॉइड। इन तीनों में क्या डिफरेंस होती है, इनको कैसे पहचान सकते हैं? तो इनको हम कुछ इसके गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं, और डिटेल में एग्जैक्टली इसको जो है वो कैसे पहचाना जा सकता है वो मैं आपको अध्याय 3 में बताऊंगा, परमाणु और अणु वाले में, या फिर आपको अध्याय 4 में पता चल जाएगा। तो धातु की पहचान जो है हम इसके कुछ गुणों के आधार पर कर सकते हैं, यानी कि मेटल की पहचान। तो धातुएं जो है वो चमकीली होती है। चमकीली यानी कि धातुएं शाइन करती हैं। यह ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो ये कंडक्टर होती है। सुचालक यानी कि ताप और विद्युत जो है वो धातुएं से इजिली पास हो जाता है, यानी कि धातुएं विद्युत और ताप यानी कि हीट का कंडक्टर होती है, या फिर यूं कह सकते हो कि गुड कंडक्टर होती है। यह तन्य होती है। तन्य यानी कि धातु जो है वो डक्टाइल होती है। डक्टाइल यानी कि इसे खींच करके लंबी तारों में परिवर्तित कर सकती है, यानी कि धातुओं को हम खींच करके लंबी तार बना सकती है, क्योंकि ये डक्टाइल या तन्य होती हैं। यह अधातवर्धीय होती है, यानी कि धातुएं जो होती है वो मिलीएबल होती है, यानी कि इसको पीट पीट करके हम पतली चादरों में परिवर्तित कर सकती है, यानी कि धातुओं मेटल्स को हम पीट करके पतली थीन शीट में जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि हमारी धातुएं जो है वो अधातवर्धीय या फिर मिलीएबल होती हैं। यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, यानी कि धातुओं जो है वो सोनोरस होता है, यानी कि धातुओं को पटकने से या फिर उसे किसी चीज से टकराने पे जो है हमारे धातु से ध्वनि निकलती है, यानी कि यह प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, सोनोरस होती है। जैसे कि हमारा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हमारे धातु के उदाहरण है। सोना यानी कि गोल्ड, इसको Au से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। चांदी यानी कि सिल्वर, इसे Ag से दर्शाते हैं, इसका सिंबल जो होता है, साइन जो है वो Ag से इससे दर्शाया जाता है। तांबा यानी कि कॉपर, इसको Cu से दर्शाया जाता है, और लोहा को Fe से दर्शाया जाता है। ये सब हम आगे के क्लास में पढ़ने वाले हैं। सोडियम को हम Na से दर्शाते हैं, जबकि पोटेशियम को K से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर ये सभी जो है आपके धातु हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है पारा। पारा, सभी धातुएं हमारी ठोस होती हैं, ठीक है, मजबूत होती हैं, लेकिन हमारा पारा जो है एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस नहीं होता, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यह आपका केमिस्ट्री का धातु का एक अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है। सेम इसी प्रकार ब्रोमीन जो है यह भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि गैलियम और सीजियम ऐसा तत्व है जो कि कमरे के तापमान से थोड़ा सा ज्यादा तापमान देते हैं, तो वह हमारे द्रव अवस्था में जो है वो बदल जाती है। अब पढ़ लेते हैं कि अधातु यानी कि नॉन मेटल के क्या गुण होते हैं, या फिर नॉन मेटल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो ये भिन्न रंगों की होती है, यानी कि नॉन मेटल्स के जो रंग है वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। यह ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि ये हीट और विद्युत का जो है वो इंसुलेटर होता है, यानी कि विद्युत और ताप को वो पास नहीं होने देता, या फिर इसे नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हो। यह चमकीली नहीं होती है, यानी कि अधातुएं जो है वो चमकती नहीं है। कुछ एक्सेप्शन जो है वो हो सकते हैं जिसमें ये सभी गुण या फिर ये कुछ गुण पाए जाएंगे, जैसे चमकीली, तन्य, अधातवर्धनीय, ध्वनिपूर्ण, कठोरता, ये सब जिसमें पाया जाएगा उसको हम धातु कहेंगे। या तो सारे गुण पाए या इसमें से कुछ गुण पाए तो उसको धातु कहेंगे। जिसमें ये गुण नहीं पाई जाएंगी, यानी कि वो तन्य नहीं होगी, अधातवर्धीय नहीं होगी, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होगी, चमकीली नहीं होगी, कठोर नहीं होगी, तो वो हमारे अधातु होंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन जो कि हमारा एक गैस है जिसे H से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन जिसे O से निरूपित किया जाता है, इसका फॉर्मूला जो है O2 होता है लेकिन O से हम दर्शाते हैं। वो कैसे हुआ आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब हमारे सभी अधातुएं यानी कि नॉन मेटल्स है। तो जिसमें ये सभी गुण या फिर इनमें से कुछ गुण होंगी उसे हम अधातु कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा उपधातु। उपधातु यानी कि नॉन मेटल। उपधातु में कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण अधातु के होते हैं। ये दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये विद्युत को जो है वो थोड़ा थोड़ा पास करते हैं। धातु जो है वो विद्युत को जो है पास होने देता है, यानी कि करंट धातु से इजीली पास हो जाता है, लेकिन अधातु जो है वो करंट को पास नहीं होने देती, यानी कि एक कुचालक होती है। लेकिन उपधातु जो है वो करंट को थोड़ा थोड़ा पास होने देता है।
ना ज्यादा ना कम, हल्का हल्का पास होने देता है। जैसे कि सिलिकॉन, आपके मोबाइल वगैरह जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो सभी जो है वो उपधातुओं से बना होता है। तो ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि ये सब आपके उपधातु के उदाहरण हैं। उपधातु विद्युत तथा ऊष्मा का अर्धचालक होता है। अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड्स। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। देखो इसको अच्छे से समझते हैं मिश्रण और यौगिक के जरिए। जब दो पदार्थ को एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में मिला दिया जाता है तब हमारा क्या बनता है? यौगिक। यौगिक यानी कि हमारा कंपाउंड बनता है। यौगिक कब बनता है? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों के एक फिक्स रेशियो यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। और हम जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी रेशियो में कैसे भी मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। लेकिन एक फिक्स रेशियो में यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमारा यौगिक बनता है। जब दो पदार्थ लिया और हमने इसको दो पदार्थ या फिर हमने तत्व लिया, उसको हम फिक्स रेशियो में एक रासायनिक क्रिया के जरिए यानी कि केमिकल रिएक्शन के जरिए उसे अच्छे से मिलाया एक फिक्स रेशियो में, तब हमारा यौगिक बनता है। लेकिन किसी भी रेशियो में बस उन्हें आपस में मिला दिया कैसे भी, बिना फिक्स रेशियो के, बिना किसी रासायनिक क्रिया के, तो वो हमारा मिश्रण बनेगा। यौगिक या कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में, एक निश्चित अनुपात में किसी रासायनिक क्रिया के जरिए, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के जरिए जब आपस में मिलाते हैं तो इससे हमारा एक नया पदार्थ बनता है जिसको जो है वो यौगिक कहा जाता है। यौगिक भी हमारा एक शुद्ध पदार्थ होता है क्योंकि उसमें भी एक ही प्रकार के कण होता है। वो भले ही दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है लेकिन फाइनल जो नया पदार्थ बनता है वो बिल्कुल ही नया होता है और उसके कण जो है वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो जब हम पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। एक फिक्स अनुपात में रासायनिक क्रिया के जरिए मिलाते हैं तो हमारा यौगिक या कंपाउंड बनता है। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, यानी कि तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो हमारा मिश्रण बन जाता है। और जबकि तत्व क्रिया करके यानी कि रिएक्शन करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। नया यौगिक यानी कि नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं एक फिक्स रेशियो में मिल करके। तत्व या यौगिक मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, यानी कि जब तत्व या यौगिक मिलता है तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं करता, वो मिश्रण का निर्माण करता है जो कि आपका समांगी या विषमांगी मिश्रण हो सकता है। लेकिन तत्व जब अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मिलता है तो इससे वो एक नया पदार्थ बनाता है जो कि हमारा यौगिक होता है। यानी कि मिश्रण में हमारा नया पदार्थ नहीं बनता जबकि यौगिक में हमारा एक नया पदार्थ बनता है। अगला पॉइंट है संघटन परिवर्तनीय होता है, यानी कि इसका कंपोजिशन जो है वो परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदलता रहता है। इसको किसी भी कंपोजिशन में मिला सकते हैं। जबकि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। स्थायी यानी कि सदैव स्थिर होता है, इसका कंपोजिशन बदलता नहीं है। नेक्स्ट है मिश्रण में उपस्थित घटक उनके गुणधर्मों को दर्शाते हैं। जब भी हम दो पदार्थों को मिला करके मिश्रण बनाते हैं तो हमारा मिश्रण जो है वो पुराने वाले पदार्थ यानी कि जिस पदार्थ से मिलकर मिश्रण बना है वो उन दोनों के गुण जो है वो दिखाते हैं। लेकिन जब हम किसी रासायनिक क्रिया के जरिए, केमिकल रिएक्शन के जरिए हम दो पदार्थ को आपस में एक फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं तो इससे हमारा जो नया पदार्थ आता है इसका गुण जो है वो पुराने पदार्थ से बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न या अलग होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है, यानी कि मिश्रण के जो घटक होते हैं उसको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग जो है वो हम कर सकते हैं, जो कि आपके इसी अध्याय में आपके सीबीएसई के सिलेबस में पिछले साल या उससे पिछले साल हुआ करता था, लेकिन इस साल जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। यानी कि घटकों को यानी कि मिश्रणों को जो है पृथक करने की विधियां जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी बट फिर भी यदि आपके सिलेबस में पदार्थ या घटकों, मिश्रण या घटकों को पृथक करने की विधियां हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो और उसे समझ सकते हो। और यदि आपको नहीं पता कि आपका सिलेबस क्या है तो सिलेबस पर वीडियो बना दिया गया है, उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के भी आप वीडियो देख सकते हो कि आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से अध्याय, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। तो अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है मिश्रण के घटकों को, लेकिन यौगिक के जो घटक होते हैं उसको अलग करना जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यौगिक के घटकों को हम केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग या पृथक कर सकते हैं। भौतिक प्रक्रिया द्वारा मिश्रण को इजीली मिक्सर को अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को
अलग करने के लिए हमें रासायनिक या केमिकल या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। हमारा मिश्रण का उदाहरण लेकर के इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि लोहा और गंधक, इनको आपने कैसे भी आपस में मिला दिया। लोहा लिया और गंधक यानी कि सल्फर लिया, लोहा यानी कि Fe लिया और गंधक यानी कि सल्फर लिया, उसको आपस में मिला दिया, बस जस्ट आपने मिला दिया दोनों को, तो ये हमारा मिश्रण बन जाएगा। लेकिन लोहा यानी कि Fe को और गंधक यानी कि सल्फर को आपने आपस में क्रिया करवा दिया किसी मीडियम, किसी माध्यम के जरिए, तो इससे हमारा FeSO बनता है, यानी कि आयरन सल्फाइड बनता है, जो कि हमारा एक नया यौगिक होता है। जो आयरन सल्फाइड बना लोहा और सल्फर से, ये आयरन सल्फाइड हमारा एक यौगिक है। मिश्रण और यौगिक, इन दोनों को आप बड़े ही आसानी से पहचान सकते हो। यौगिक कब बनता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में एक फिक्स अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में, निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसका भी फॉर्मूला बन जाता है वो यौगिक होगा। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो H2O बनाएंगे, यानी कि जल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ हो गया आपका, एक अलग तत्व हो गया, और ऑक्सीजन एक अलग तत्व हो गया। ये दोनों आपस में मिले फिक्स रेशियो में, तो आपका H2O बनाया, यानी कि वो दोनों गैस था और आपस में मिला तो पानी बन गया आपका। सेम इसी प्रकार आपका NaCl, Na ये एक अलग तत्व है, Cl अलग तत्व है, आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला तो NaCl बनाया, यानी कि ये भी आपका एक यौगिक हो गया। इसी प्रकार आपका CO यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें भी आपको फॉर्मूला मिल जाए, दो अलग अलग तत्व मिल जाए, जैसे CaCO3, HCl, H2O, KCl, जिसका भी आपको फॉर्मूला दिख जाए वो समझ लेना कि ये कन्फर्म यौगिक है। जबकि मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला होगा, उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होगा। तो जहाँ भी आपको फॉर्मूला मिल जाए, सिर्फ एक फॉर्मूला, जैसे H2O, NaCl, CO2, CO, KCl, HCl, जितने भी आपको फॉर्मूले मिल जाए, FeS, ये सभी हमारे यौगिक होंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो हम आपके अगले चैप्टर यानी कि अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक मिश्रण का उदाहरण दिया गया है, जो कि आपको पहले बताया गया था कि पीतल जो है, पीतल जिंक और कॉपर से बनता है। इसको जो भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता आसानी से, ठीक है। हमने पढ़ा कि मिश्रण को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन ये आपका एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। पीतल को भौतिक प्रक्रिया द्वारा इजीली अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि पीतल से जिंक और कॉपर को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, उतने भी ज्यादा नहीं होते हैं। तो चीजों को आपको समझते चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके लिए फिर से नया होमवर्क क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट करना है, आप इसे अपना गृह कार्य समझ सकते हो। तो आपका 10वां सवाल है कि शुद्ध पदार्थ डैश होते हैं, इनका डैश सर्वत्र समान रहता है, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो डैश होते हैं और इनका डैश जो है वो हर जगह जो है वो सेम रहता है। तो इसमें से आपको इस रिक्त स्थान में खाली जगह पे क्या आएगा आपको कमेंट करना है। पहला है आपका मिश्रण और यौगिक का संगठन, यानी कि मिक्सचर एंड कंपाउंड, और फिर आपका कंपोजिशन, फिर है तत्व और यौगिक संगठन, फिर है विषमांगी और धातु कण, और फिर है आपका संगठन और मिश्र और यौगिक। तो आपको बताने कि इस चारों में से कौन से ऑप्शन, कौन से आंसर जो है वो रिक्त स्थान पे सही से फिट बैठेगा, यानी कि आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट करना है। 11वां सवाल है आपका निम्नलिखित में से यौगिक नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड यानी कि यौगिक नहीं है। तो आपका क्लोरीन गैस है, क्लोरीन यानी कि Cl, ठीक है। क्लोरीन गैस जो है वो Cl2 हो जाता है, तो Cl2 जो है वो यौगिक नहीं होगा, क्योंकि Cl आप समझोगे Cl एक है और यहाँ पे Cl2 आ गया, नहीं। Cl जो है वो एक ही है, Cl जो है वो एक ही प्रकार के गैस है, वो आपस में जस्ट मिल गया। आप लोहा में थोड़ा और लोहा मिला दोगे तो लोहा ही रहेगा ना, वो नया पदार्थ तो नहीं बन जाएगा। तो इसके लिए हमारा Cl2, O2 ये सब सभी चीजें जो है वो हमारे तत्व ही हैं, ये सब यौगिक नहीं है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा यौगिक नहीं है। तो एक है क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, आयरन सल्फाइड, एल्यूमिनियम, आयोडीन, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत जहरीला गैस होता है, ये CO, इसको CO ये कैसे बनता है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से यौगिक है, यानी कि कौन से दो या दो से अधिक तत्वों से या फिर पदार्थों से मिलकर बना है, यानी कि इसके फिक्स रेशियो से मिलकर बना है। तो आपको सही आंसर जो है वो नीचे कमेंट करना है। आपका 12वां प्रश्न है निम्नलिखित को तत्व यानी कि एलिमेंट्स, यौगिक यानी कि कंपाउंड तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। आपको इनको मिश्रण, यौगिक और तत्व यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में अलग अलग डिफरेंट करना है। आपको नीचे तत्व यानी कि एलिमेंट्स लिखना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है, और फिर आपको यौगिक यानी कि कंपाउंड लिखना है और बताना है कि ये कंपाउंड है। फिर आपको मिश्रण लिखना है यानी कि मिक्सचर और बताना है कि ये मिक्सचर है। तो आपका पहला है कॉपर, फिर है जिंक, पीतल, पानी, साधारण नमक, मरकरी यानी कि पारा जिसे Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, चांदी यानी कि सिल्वर, सोना, ऑक्सीजन, लकड़ी यानी कि वुड,
सोडियम, मिट्टी यानी कि फॉयल, चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना और टीन तथा सिलिकॉन। तो आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से तत्व या एलिमेंट्स है, कौन से यौगिक है यानी कि कंपाउंड्स है और कौन से जो है वो मिक्सर यानी कि मिश्रण है। तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय जो है कंप्लीट होता है। जो चीजें सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है वो पृथक्करण की विधियां थी, जो कि इस वीडियो में नहीं पढ़ाया गया है। यदि आपके सिलेबस में है तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख करके चीजें समझ सकते हो। अब चलिए एक बार पूरे चैप्टर को एक साथ रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पदार्थ यानी कि मैटर के बारे में पढ़ा और मैटर को हमने उसके रासायनिक गुणों के आधार पर इस अध्याय में पढ़ा और पहले अध्याय में हमने भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में पढ़ा था। तो पदार्थ को हमने उनके रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ा कि इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें हमारा एलिमेंट और यौगिक ये दोनों जो है हमारे शुद्ध पदार्थ है। तत्व जो है, तत्व को सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता यानी कि कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तत्व को सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फिर हमने यौगिक के बारे में पढ़ा कि जब एक स्थिर अनुपात यानी कि कांस्टेंट रेशियो या फिक्स रेशियो में किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा दो तत्व को या दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाता है तो उससे हमारा कंपाउंड बनता है। इसको रासायनिक और वैद्युत अपघटन द्वारा उसके कंपाउंड को ब्रेक किया जा सकता है, यानी कि ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स कंपाउंड्स बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे कि आपका पानी यानी कि H2O, नमक यानी कि NaCl, ये जो है आपके कंपाउंड यानी कि यौगिक के उदाहरण हैं। फिर हमने पढ़ा कि एलिमेंट जो है यानी कि तत्व जो है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो हमने धातु यानी कि मेटल्स के बारे में पढ़ा कि ये अधातवर्धीय होती है यानी कि मिलिएबिलिटी होती है। तन्य यानी कि डक्टिबिलिटी होती है इनके पास। तन्यता यानी कि डक्टिबिलिटी होती है। ये सुचालक होती है किसका? ऊष्मा तथा विद्युत का, यानी कि ये कंडक्टर या गुड कंडक्टिंग होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, सोडियम इत्यादि। फिर हमने अधातु यानी कि नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि अधातवर्धनीय नहीं होती है यानी कि मिलिएबल नहीं होती है। ये तन्य या डक्टाइल नहीं होती है। ये कुचालक होती है यानी कि विद्युत तथा ऊष्मा का गुड कंडक्टर नहीं होता है, बैड कंडक्टर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन इत्यादि। फिर हमने उपधातु के बारे में यानी कि मेटेलॉइड के बारे में पढ़ा कि ये कुछ धातु के गुण और कुछ अधातु के गुण को दर्शाते हैं या इनके बीच के गुण को दर्शाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रासायनिक आधार पर पदार्थ का दूसरा प्रकार जो था वो था हमारा अशुद्ध पदार्थ यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, जो कि हमारे जितने भी मिक्सर होते हैं वो सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि अशुद्ध पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा, एक समांगी मिश्रण में, एक विषमांगी मिश्रण में। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? जब पदार्थ आपस में अच्छी तरीके से मिले होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, तो उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। जबकि विषमांगी मिश्रण में पदार्थ जो है वो आपस में अच्छी तरीके से नहीं मिले होते हैं। समांगी मिश्रण में हमने विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, विलयन को वास्तविक विलयन या ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है, तो हमने विलयन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि समांगी मिश्रण में जो पदार्थ के कण होते हैं उनका संगठन या कंपोजिशन जो है वो समान होता है, यानी कि वो अच्छी तरीके से मिले होते हैं। हर जगह जो है उसका संगठन समान होता है, कंपोजिशन समान होता है, यानी कि हर जगह वो अच्छी तरीके से मिले होते हैं। पूरे पानी में या फिर जिस भी चीज का वो मिश्रण है, मिक्सचर है, उसमें अच्छी तरीके से मिले होते हैं, जैसे कि चीनी और जल यानी कि शुगर एंड वाटर, वायु यानी कि एयर। फिर हमने विषमांगी मिश्रण के बारे में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि निलंबन और कोलाइडल यानी कि सस्पेंशन एंड कोलाइडल जो है ये हमारे विषमांगी मिश्रण होते हैं। इसके कण जो है वो असमान रूप से वितरित होते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि रेत और चीनी को आपस में मिला दिया यानी कि सैंड एंड शुगर को, तो ये हमारा एक निलंबन का उदाहरण हो जाता है। जबकि दूध जो है वो समांगी जैसा लगता है लेकिन रियल में ये विषमांगी होता है। दूध यानी कि मिल्क जो है वो समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वर्चुअल में, वास्तविक में जो है वो रियलिटी में हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, जिसको हम कोलाइडल कहते हैं। फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा यानी कि विलयन के बारे में। हमने विलायक और विलेय के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशन जो है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है, यानी कि सोलवेंट और सोल्यूट से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है। हमने असंतृप्त विलयन के बारे में पढ़ा यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि ऐसा विलयन जिसमें हम बहुत सारा विलेय घोल सकते हैं, यानी कि चीनी और हमने पानी का विलयन बनाया तो इसमें हम बहुत सारा चीनी घोल सकते हैं, तो उसको असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जबकि संतृप्त विलयन में बहुत सारा चीनी घुला होता है और उसमें हम अभी और चीनी को घोल सकते हैं, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जबकि अति संतृप्त विलयन होता है कि उसमें बहुत सारा चीनी घोल दिया गया है, अब और चीनी उसमें नहीं घोला जा सकता, लेकिन तापमान देने पर उसमें अभी और चीनी घोले जा सकते हैं,
और फिर वो दोबारा जो है ज्यादा चीनी, थोड़ा भी ज्यादा चीनी घोलने पे या उसे ठंडा करने पे जो है वो दोबारा पानी से चीनी का कण जो है वो अलग हो जाता है अति संतृप्त विलयन या फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में। हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, मास बाय मास परसेंट, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इन तीनों फॉर्मूले के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल, यानी कि हमने कुछ सवाल को सॉल्व किया। फिर हमने कोलाइडल विलयन को पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में भी विलयन की तरह ही 2 भाग भी होते हैं उसके, एक परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि डिस्पेरेड फेस, ठीक है, जिसे हम विलय कह सकते हैं, और एक परिक्षेपण माध्यम होता है यानी कि डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। हमने टिंडल प्रभाव को देखा कि निलंबन और कोलाइडल में जो वो टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। निलंबन में टिंडल इफेक्ट जब तक दिखाई देता है जब तक कि उसके कण घुले होते हैं, जबकि हमारा कोलाइडल में हमेशा टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको पूरे चैप्टर का भी जो रिवीजन है वो करवा दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद में आया होगा। यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।